अजब है कि जिसे देखो वो अवाम को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हुकूमत और उसके तमाम इदारों का जोर इसी एक बात पर है कि अगर किसी तरह अवाम सुधर जाएं तो मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। अवाम के लिए छोटी छोटी गलतियों पर भी भारी जुर्माने और कैद की सज़ाएँ हैं, लेकिन अहले इक़्तिदार के लिए तमाम कवानीन और ज़वाबित बलाए ताक रख दिए जाते हैं। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रह गई कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ताकतवरों के लिए अलग कानून है और आम आदमी के लिए अलग कानून। एक तरफ अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। 25-30 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला गरीब शख्स भी लगभग 280 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने में मजबूर है, लेकिन इसी मुआशरे में लाखों रुपये तनख्वाह पाने वाले सरकारी अफसरान को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मुयसर है। दिहाड़ीदार तो दुनिया की महंगी तरीन बिजली खरीदने पर मजबूर है और अफसरान की बड़ी तादाद को बिजली के मुफ्त यूनिट्स फ्राहम किए जा रहे हैं, और इस सफ़ में बिला तखसीस सभी शामिल हैं। इंसाफ के एक साबिक अलंबरदार ने तो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही अपने लिए इजाफी मराआत की फ्राहमी को यकीनी बना लिया था। एक तरफ ये साहब टैम के लिए रकम इकट्ठी करने के मिशन पर थे और कौम को तलकीन कर रहे थे कि अगर हम अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं तो फिर हमें अपना पेट काट कर नए आबी ज़खायर बनाना होंगे। साहब की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि रिटायर होने के बाद मैं इसी डैम के किनारे झोंपड़ी बनाकर रहूँगा और इसकी हिफाजत करूँगा, मगर अमलन सूरत हाल ये रही कि अपनी रिटायरमेंट से कबल ही उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद इजाफी मराहत मिले। रिटायरमेंट के बाद शायद तारीख में पहली मरतबा किसी को 16वें ग्रेड के एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात मुहैया की गई। अपनी तनख्वाह का लगभग 85% वो बतौर पेंशन वसूल कर रहे हैं, जो लगभग 10 लाख रुपए माहाना बनती है। पेंशन की मद में खतीर रकम हासिल करने के बावजूद बिजली के 2000 यूनिट्स 300 लीटर माहाना पेट्रोल भी उन्हें मुफ्त मिलता है, और न जाने क्या क्या मराहत हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी मुतवातर मिल रही हैं। ये तो सिर्फ एक रिटायर्ड साहब की मराहत की तफसील है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक एक फ़र्द को देखा जाए तो बात कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचती है। किस में हिम्मत है जो इनसे पूछे कि जनाब आप कौम के बड़े खैर ख्वाह बनते हैं, कौम की खातिर ही सही इन इजाफी मराहत को ठोकर मारकर एक मिसाल कायम कर लें। चेयरमैन सेनेट की मिसाल देख लें, किस तरह जल्दबाजी में उनके लिए ताहयात मराहत का बिल मंजूर किया गया। कोई नहीं जानता कि आखिर इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और सितम बालाए सितम तो ये कि इस पर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इन मराहत से कौमी ख़जाने पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी भी इस सफ़ में नुमायाँ दिखाई देती है। रवां साल पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए 2 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई। रवां साल पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई, हालांकि सूबे के आला अफसरान के पास पहले से बेहतरीन गाड़ियाँ मौजूद थीं। गोया हुकूमत को ये भी गवारा न हुआ कि आला अफसरान 2-4 साल पुरानी गाड़ियाँ ही इस्तेमाल करें। मैं तवील अरसे से रिपोर्टिंग में ब्यूरोक्रेसी को कवर करता रहा हूँ और मुझे खूब मालूम है कि इन अफसरान के क्या ठाट बाट होते हैं, किस तरह ये हिफाजती अहलकारों और खिदमतकारों के जलों में रहते हैं और कैसे इनके एक इशारे पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इनकी एक अपनी ही सल्तनत होती है जिसके ये बला शिरकत गैर शहनशाह होते हैं। अगर किसी इलाके में कोई बदमिजाज डिप्टी कमिश्नर या एसपी तैनात हो जाए तो वहाँ के बासियों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अब ये इलाके के अवाम की किस्मत पर मुनहसर होता है कि उनके नसीब में कैसा अफसर आता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून और आइन पर अमल दरामद करने का तो कोई रवाज ही नहीं रहा। बेशतर सूरतों में अफसरान की अपनी स्वाबदीद होती है कि वो साइलिन के साथ कैसा रवैया रवा रखते हैं। अगर ऐसे अफसरान के बारे में हमें दिन रात ये बताया जाए कि ये अवाम के खिदमतकार हैं, तो क्या ये हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ नहीं? इस पर यह तवक्को भी रखी जाती है कि अवाम हुकूमती बातों पर मनोवन यकीन करें कि ये अफसरान और ये हुकाम हकीकतन सब के सब सच में अवाम के खिदमतकार हैं। अर्ज महज इतनी सी है कि अब वो ज़माने लद गए जब चीज़ों को छुपाना मुमकिन हो पाता था। गो कि किसी हद तक ये सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन माजी की निस्बत अब सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। आज तो किसी फल फरोश किसी रेड़ी बान के पास भी खड़े हो जाएं तो मुल्क की सूरत हाल की ठीक ठीक अक्कासी करता दिखाई देगा। इसके बावजूद हमारे हुक्मरान अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। इस सूरत हाल को खुद फरेबी के अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है? दरअसल ताकत की अपनी एक ज़ुबान होती है जिसके होते हुए असल सूरत हाल को परखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ख़तरनाक बात यह है कि इन हालात के बायस अब ख्वास और अवाम के दरमियान फासले इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इन्हें अबूर करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो सकता है कि ख्वास तो सरकारी ख़जाने से लातादाद मराहत हासिल करें और अवाम इन मराहत को यकीनी बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाते रहें। अगरचे अब तक यही होता आया है और अब भी हो रहा है, लेकिन आखिर कब तक ये इस्तेहसाली सिलसिला जारी रह सकता है? क्या ये इसी सूरत हाल का नतीजा नहीं कि आज बेशतर सूरतों में अवाम अपने हुक्मरानों की किसी बात पर कान तक धरने को तैयार नजर नहीं आते? आज अगर सब मिलकर एक सियासी जमात और उसके रहनुमा को ज़िरबार करने के दरपे हैं तो उसकी मकबूलियत में उतना ही इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब के सब उस सियासी रहनुमा के परस्तार हैं। दरअसल अवाम का ये रद्द-ए-अमल हुक्मरानों के खिलाफ नफरत का एक इजहार भी है। हुक्मरान जो बात कहते हैं अवाम उसका उलट करके अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं। वो ज़माने गुजर गए जब लोगों को कुछ मालूम नहीं हो पाता था। अब सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और किसकी डोरियां कहाँ से हिल रही हैं।
کیسے اس ملک میں حکومتیں بنتی اور کیسے رخصت ہوتی ہیں۔ صورتحال تو یہ ہو چکی کہ مہنگائی کے باعث عوام کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا تک مشکل ہو چکا ہے، مگر ہمارے کرتا دھرتاؤں کے انداز ہیں کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس پر یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ ملکی مفاد میں کام کیا جاتا تو آج ملک کی یہ حالت ہوتی کہ پوری دنیا میں ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جبر کے ذریعے وقتی طور پر آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن کمزوروں کی آواز میں طاقتور ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب تو شاید ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ حالات کو بہتر ہی بنا سکیں۔ ہنگامی صورتحال میں اشرافیہ کے پاس تو بیرونی ممالک میں موجود اپنے محلات میں جانے کی سہولت موجود ہے، لیکن ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو مہلت بھی میسر ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور عوام کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ورنہ آج بازاروں، گلی محلوں میں لوگوں کا مزاج اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی ویڈیوز میں عوامی غیظ و غضب کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ حکمران طبقہ اور عوام جیسے ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں۔ تمام مسائل ایک مخصوص گروہ کو عوام پر مسلط کرنے کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات بن نہیں پا رہی۔ طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ کیا یہ اسی صورتحال کا نتیجہ نہیں کہ انتخابات جیسے آئینی تقاضے کو بھی مسلسل لٹکایا جا رہا ہے؟ اب ساری اشرافیہ ایک طرف اور عوام دوسری طرف کھڑے دکھائی دیتے ہیں، سب مل کر بھی عوام کا موڈ تبدیل کرنے میں ناکام ہیں۔ وجہ شاید یہی ہے کہ اب فاصلے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ انہیں عبور کرنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو چکا ہے۔